हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक कासट एंड मैंने अपना सीए रिसेंटली सितंबर 25 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया है। इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आप डीटी एंड आईडीटी के अंदर 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पूरा रियलिस्टिक स्ट्रेटजी, एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मैं वीडियोस जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, जिनको बस सीए अच्छे मार्क्स से पास करना है, ना कि रैंकर्स बच्चों के लिए। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग अपना वीडियो रहेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि अपने को कवरेज कितना करने की नीड है। बिकॉज अब ना होता क्या है ना कि डीटी के अंदर सिलेबस स्पेशली बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करने की नीड नहीं है अपने को। अब एग्जाम में देखोगे तो टोटल 118 मार्क्स का अपने को पेपर मिलता है, इंक्लूडिंग ऑप्शंस वगैरह सब मिला के। तो उसमें से यदि आपने 90 मार्क्स का सिलेबस तक भी कवर किया तो दैट इज मोर देन इनफ। बट आईडीटी के अंदर मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप 100% सिलेबस कवर करना। रीजन बीइंग कि आईडीटी क्या है ना, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और एएफएम की तरह ये भी छोटा सब्जेक्ट है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट जो एएफएम हुआ, आईडीटी हुआ, क्योंकि बहुत ईज़ी है, छोटे सब्जेक्ट है, तो ये आपको एग्रीगेट के अंदर बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी पेपर आपका 19-20 होता है, तो ये आपका मार्क्स क्या करते हैं, सेट ऑफ करके आपके टोटल को सँभाल लेते हैं। तो ये इसमें 100% कवरेज करना आप रिकमेंडेड रहेगा। फिर एक आता है सवाल कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया कितना कवर करना है, फिर उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एंड में आपको कुछ छूट जाए तो कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं छूटना चाहिए। तो अब सीक्वेंस डिसाइड करने में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डीटी और आईडीटी दोनों का ही पेपर पैटर्न क्या है ना, एकदम फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब क्या है? कौन से क्वेश्चन के अंदर किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये डिसाइडेड रहता है। आईसीएस इस पैटर्न को चेंज नहीं करता। तो ये आप खुद से पिछले 4-5 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज़ कर सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मिल जाएगा। मैंने पर्सनली जो अजय अतुल अग्रवाल उन्होंने वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने पेपर पैटर्न को देखा था। किस क्वेश्चन के अंदर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है ना, बिकॉज़ आपको सपोज़ करो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो आप आइडेंटिफ़ाई कर लो कि ये कौन से क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है? एंड उसके अंदर और कौन से चैप्टर्स है वो भी आप आइडेंटिफ़ाई कर लो, तो वो 2-3 चैप्टर है वो आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। इससे आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ना है। वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कि किसको करना है, किसको नहीं करना, क्योंकि आपसे पहले से ही डिसाइडेड है। तो जो 15 मिनट्स आपके जो रहेंगे, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, राइट? उसको 15 मिनट्स के बारे में और आगे बात करेंगे। तो किस तरीके से आपको एबीसी एनालिसिस यूज़ करना है वो आपको पता चला। पेपर पैटर्न को देख के एंड एबीसी किसी भी टीचर का फॉलो कर सकते हो। मैंने पर्सनली अजय अतुल अग्रवाल इनका किया था, राइट? फिर बात आती है जब फर्स्ट टाइम आप स्टडी कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि अपने को ध्यान रखने चाहिए। तो आईडीटी एंड डीटी के अंदर इनके अंदर क्या होता है ना, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। अनलाइक ऑडिट और आपका जो लॉ वगैरह होता है, इसमें लैंग्वेज का बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखोगे तो दैट्स ऑलराइट। बस आपको जो डेटा रहेगा वो आपको उसके ऊपर फोकस करना रहेगा। इसमें लिमिट्स जो रहेगा, परसेंटेज रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, बस इसके ऊपर आपको फोकस करना रहेगा। एंड जब फर्स्ट टाइम आप स्टडी करो तो आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो, किस तरीके से कैलकुलेशंस वगैरह होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को रटने पे मत जाना, राइट? बिकॉज़ आप चीज़ों को रटते कैसे हो? बार-बार रिपिटेशंस करोगे तो आप चीज़ों को आप आराम से याद हो जाएगा। फर्स्ट टाइम के अंदर आप बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, वो आपको क्लैरिटी मिल गया ना, तो बाकी चीज़ें आपका ईज़िली सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, रिसेंटली बिकॉज़ आपने डीटी आईडीटी के लेक्चर्स ले रखे होंगे, बिकॉज़ इनको हम लास्ट में लेते हैं। तो अब 2 सिनेरियो होते हैं। एक तो आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, तो सबसे अच्छा। बस आप क्या करो, सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, रिवीजन वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है ना, आपके लेक्चर्स थोड़े डिले हो गए, आपके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो बचे हुए लेक्चर्स उनको मत देखना। बस आप जो भी चैप्टर्स बच गए हैं, उनका रिवीजन वीडियो देखो एंड खुद से पढ़ो, आपका हो जाएगा फिर काम। वो अभी यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? एंड फिर यदि आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, एग्ज़ाम के अंदर आपको थोड़ा टाइम है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप एक आईटीआर एंड जीएसटीआर रिटर्न, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी ये ज़रूर फाइल करना। क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है, बहुत आपको ऐसा प्रैक्टिकली चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट आता है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको सीए बनने के बाद तो करनी ही पड़ेगी। खुद के लिए करो या फिर क्लाइंट के लिए करो, आपको करना पड़ेगा, राइट? तो अभी से आप करोगे तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी। फिर यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला डेटा के ऊपर फ़ोकस करना है, जो एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं चीज़ों के, उनके ऊपर फ़ोकस करना है, कैलकुलेशंस वगैरह पे, बिकॉज़ इन्हीं के ऊपर आईसीए का फ़ोकस रहता है। वो मार्क्स का वो क्या बोलते हैं, लैंग्वेज का बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो अमेंडमेंट्स जो रहेंगे, इसका आपको पता है डीटी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हर चैप्टर का जो भी अमेंडमेंट आ रखे हैं उनको आप उस चैप्टर के साथ में ही कवर करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट सारे बाद में करेंगे, नहीं। साथ-साथ में कवर करते जाओ। अमेंडमेंट आपको पता है एग्ज़ाम में एटलीस्ट 10 टू 15 मार्क्स से तो आपके आ ही जाते हैं,
हर अटेम्प्ट में अच्छे खासे अमेंडमेंट रहते हैं, ठीक है? फिर बात आती है एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यू के लिए आपको कोई सेपरेट प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है, जो आप वो पढ़ रहे हो वो दैट इज़ मोर देन इनफ। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालना, कोई बुकलेट वगैरह कुछ करने की नीड नहीं है, दैट इज़ जस्ट टाइम वेस्टेज, ठीक है? फिर नेक्स्ट बात आती है कि अपने को आईसीए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको पास्ट पेपर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी ये करने की नीड नहीं है। रीज़न क्या है ना कि आईसीए जो क्वेश्चन पूछता है, देखो एक तो ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं आते डीटीआईडीटी में, बट जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके जो आईसीए स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है उन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना? एंटायरली न्यू क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है? और यदि कभी बना भी तो वो आपका आरटीपी, एमटीपी या फिर पास पेपर वहाँ से तो पक्का नहीं बनेगा। तो उनके अंदर टाइम वेस्ट मत करना। और उसको एक और रीज़न जो नहीं करने का रीज़न है वो है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, जनरली क्वेश्चन बैंक में ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए टीचर्स ने उनको डाल रखे थे। उनको लगता है कि ऐसा करेगा तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होएगी, बट दैट इज़ जस्ट टाइम वेस्टेज। उसको बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि उसको फिर क्या अननेसेसरी वो चैप्टर हार्ड लगता है। तो उसको टोटली अवॉइड करना, ट्रस्ट मी वो आपको कुछ यूज़ नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। फिर बात आती है क्वेश्चंस आपको करने कैसे हैं, वो उसका भी बहुत यहाँ पे क्या रोल रहता है। देखो बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना इन सब्जेक्ट के अंदर, उनको सिलेबस बहुत ज़्यादा लगता है। रीज़न बिकॉज़ यहाँ पे नोट्स बहुत बड़े हैं, फिर क्वेश्चंस भी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स टू मच। तो आपको यहाँ पे करना क्या है ना, आप नोट्स तो कम कर नहीं सकते, आपको क्वेश्चंस कम करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आता है ना, बस आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे टेस्ट करना है। बिकॉज़ आपको पता है एज़ इट इज़ तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो क्वेश्चन कम से कम करो। एक बार सारे क्वेश्चंस कर लो आप, एंड फिर इनके अंदर देखो मार्किंग्स करो। मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन के रिमार्क्स देता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सिर्फ 3rd नंबर पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, राइट? तो अब जब मैं नेक्स्ट रिवीजन करूँगा तो इसके अंदर सिर्फ 3rd नंबर पॉइंट देखूँगा, बाकी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं देखूँगा। तो इस तरीके से आप टाइम सेव करते हो। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड पॉइंट रिवाइज़ करना है। अब थर्ड क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने पूरा रिवाइज़ करने को लिखा। अब बाकी आप क्वेश्चन देखो तो मोस्टली मेरे क्वेश्चंस आप देखो तो कौन से हैं, वो नीड नॉट टू रिवाइज़ कैटेगरी के हैं, ठीक है? जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने किया, ओके मेरे से हो गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करूँगा तो मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये आप चैप्टर देखो कौन-सा है, टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट वाला है। आपको पता है 8 से 10 नंबर का आता है ये डीटी के अंदर। तो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर मैंने सिर्फ 4 टू 5 क्वेश्चंस रखे हैं। उनमें से भी कुछ तो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट देखना रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या है ना क्वेश्चंस कम करने हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ जैसे, अब ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे को उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था। तो मैंने रख दिया कि इसको जब नेक्स्ट टाइम करूँगा तो एक बार वापस देख लूँगा। जब मैंने इसको नेक्स्ट टाइम किया तो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो मैंने नीड नोट टू रिवाइज़ कैटेगरी में इसको डाल दिया। अब मेरे को एग्ज़ाम के टाइम भी नहीं देखना है या फिर नेक्स्ट रिवीजन में भी इसको नहीं देखना रहेगा। बाकी यहाँ पे देखो मैंने रिमार्क्स वगैरह हर क्वेश्चन के लिखे हैं। यहाँ पे मैंने रिमार्क लिख के क्वेश्चंस को काट दिया, राइट? तो इस तरीके से आपको करना है। ये जो मोस्टली क्वेश्चन में लिखे ना नीड नॉट टू रिवाइज़, इनके अंदर भी हो सकता है आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिले। तो अब उन अच्छे पॉइंट को मैं आपको एडवाइस करता हूँ नोट्स के अंदर आप इंक्लूड कर लो। नोट्स के अंदर ही जाके वहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन लिख लो या फिर कुछ नया एप्लीकेशन वगैरह लिख लो वहाँ पे। इससे क्वेश्चंस कट डाउन करना है। यही एक तरीका है जिससे कि आप 1.5 डे के अंदर अपना सिलेबस कवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं होता। डीटीआईडीटी में यही रीज़न है जिसकी वजह से सिलेबस छूटता है। याद रखना अपना एंड गोल 1.5 डे है, राइट? ये अभी ये प्रिपरेशन स्टेज के अंदर आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रख के कोई मतलब नहीं है। खुश हो जाओगे बट वहाँ पे नहीं होएगा तो प्रॉब्लम ही आएगा, राइट? तो आईडीटी के अंदर मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। ये देखो, आईडीटी के अंदर भी देखो अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये मतलब वही है नीड नॉट रिवाइज। अब यहाँ पे देखो ना आप मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए 2 4 5 11, ये बीच में क्वेश्चंस कहाँ गए? ये वो क्वेश्चंस है आरटीपी एमटीपी वगैरह के। डीटी के अंदर बिकॉज मेरे पास क्या उस टाइम पे टाइम था तो मैंने उनको एक बार जस्ट देख लिया था, सेकंड टाइम या फिर वगैरह रिवाइज नहीं किया था। आईटीटी में मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चंस रिवाइज किए। अब यहाँ पे देखो मोस्टली क्वेश्चंस वो हैं जो कि मेरे को रिवाइज नहीं करने हैं बिकॉज आपने नोट्स पढ़े, क्वेश्चन किया, आप उनको सॉल्व हो गया, तो दैट्स इट। फिर उसको मार्क मत करना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला नोट्स में लिख दिया या फिर यहाँ पर आपने इंक्लूड कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। क्वेश्चंस कम से कम करोगे, दैट इज़ द ओनली की टू कंप्लीट योर सिलेबस, समझे? तो यहाँ पे बस रिमार्क्स वगैरह लिखते जाना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लो अब मैंने डीटी के अंदर मैंने सारे किए थे, ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ मैंने आईसीआई के क्वेश्चंस किए थे। तो ये सब करने के बाद मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चंस करना और कुछ मत करना, लिटरली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये पॉइंट आई थिंक मैंने इनफ इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि अब रिवीजन के बारे में, सॉरी रिवीजन से पहले मॉक टेस्ट का है। तो मॉक टेस्ट का कैसा रहेगा ना, जैसे आपने एक बार रीडिंग करके कंप्लीट किया ना,
तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगा कि मेरे को पिछला वाला जो मैंने पढ़ा वो याद नहीं आ रहा, तो मॉक टेस्ट कैसे दूँ? तो इसका क्या सॉल्यूशन है ना, जिस दिन आपको मॉक टेस्ट देना है ना, उससे जस्ट 1 दिन पहले आप जो भी पढ़ा है अब तक आपने, उसको क्विकली बस गो थ्रू करना। यहाँ पे रटना वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ गो थ्रू करना। सिर्फ नोट्स पढ़े तो भी चलेगा। उसके बेस पे आप मॉक देना। तो आप मॉक देने से पहले आपका जो कॉन्फिडेंस कम रहेगा, आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ चेक करना है कि मैंने जो चीज़ यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम क्या आई मॉक के अंदर, ये आपको इवैल्यूएट करना है। 2 प्रॉब्लम आ सकती है, पहला कि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, ठीक है? तो ये सिंपल प्रॉब्लम ये है जो कि मेजॉरिटी बच्चों के साथ होती है। तो इसका बस ये है कि आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। दूसरा प्रॉब्लम जो कि यदि प्रॉब्लम है तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। आपको कॉन्सेप्ट याद आ गया, बट उसके बाद भी आपने गलत कर दिया क्वेश्चन, तो इसका मतलब आपको थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस और करने की नीड नहीं है। तो फिर आप थोड़े से क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइट, जहाँ पर डायरेक्शन के अंदर आपको एक्शन लेने की नीड है, उस डायरेक्शन में आप एक्शन ले पाओगे। ठीक है? फिर एटलीस्ट आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट वैसे लेना जो टीचर क्या करता है आईसीएआई के पैटर्न को फॉलो करता है, उसका लेना। मैंने पर्सनली एक वीएसएई से लिया था, एक अजय अग्रवाल का लिया था। एंड बता दूँ रिवीजन वीडियोज़ वगैरह मैंने सब भव बुराने सर के फॉलो किए थे। तो ये मेरा कंटेंट जो मैंने रेफर किया था, राइट? फिर बात करते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की। तो रिवीजन वीडियो के अंदर यहाँ पे क्या सॉरी रिवीजन स्ट्रैटेजी के अंदर आपको रिवीजन वीडियो तभी देखने जब आपको नीड हो, ठीक है? रिवीजन करते टाइम आपको उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद से पढ़ना है चीज़ों को। फिर यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करना बिफोर यू स्टडी योरसेल्फ बाय रीडिंग द बुक, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बुक उठाया रीड करना चलो क्या, नहीं। एक बार आप पहले खुद से देखो कि आपको क्या कॉन्सेप्ट कितना उसके बारे में याद है। जो भी आपको याद है एक बार आप सोचो उसके बारे में। फिर जब आप रीड करोगे ना, आपको एग्ज़ैक्टली पता रहेगा कि मेरे को कहाँ पे फ़ोकस करना है। जो चीज़ आपको याद आ गया उसको बस रीड करो एंड मूव ऑन करो। अब आपको वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। जो चीज़ याद नहीं आया ना, सिर्फ़ उसको फ़ोकस करो। इस तरीके से आपको फ़िल्टर आउट हो जाता है कि किस एरिया पे मेरे को फ़ोकस करना है, कौन-सा मेरे को बस रीड करके आगे चलना है करके, राइट? स्पेशली डीटी के अंदर इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ डीटी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, आईडीटी में वो क्या बोलते हैं नंबर्स वगैरह या फिर लिस्ट्स वगैरह वैसी ज़्यादा होती है। फिर फोकस ऑन थिंग्स जो कि आपको याद नहीं रही थी, सिर्फ़ मार्क पॉइंट्स क्वेश्चन जब आपको यहाँ पे रीड करने हैं, सिर्फ़ जो आपने हाइलाइट किए थे, मार्क किए थे, उन्हीं को करना है, वापस यहाँ पे सारे मत करना। बहुत लोग गलती करते हैं, फिर वो रिग्रेट करते हैं। एटलीस्ट 3 रिवीजन करना, आपको उसके बाद ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। 3 से कम आप करते हो तो आप थोड़ा चांस लेके चलते हो कि हो जाए, वो आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, राइट? फिर आपका जो लास्ट रिवीजन रहेगा वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है ना, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको 1.5 डे के अंदर अपना सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो अभी आपको यदि 2 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं, तो वहाँ पे 1.5 डे में कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट? तो ये रिवीजन स्ट्रैटेजी पूरा अपना हो गया। फिर लास्ट अपना टॉपिक रहता है कि 1.5 डी को कैसे यूटिलाइज़ करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आपने सही से यूटिलाइज़ कर लिया तो आप सीए बन जाओगे, नहीं तो आपको सीए में दिक्कत आएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, पहला तो जैसे आपका प्रीवियस एग्ज़ाम रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आओ थोड़ा बहुत डिस्कस करने की इच्छा होती है, किया इनफ है। खाना-पीना खाया, रेस्ट किया, 7 बजे से आप पढ़ना चालू कर दो। उस दिन जिस दिन एग्ज़ाम दे के आए हो पिछला वाला, उस दिन मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ को जो ईज़ी टॉपिक है, जो ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, उनको लो। ईज़ी टॉपिक स्कोरिंग कौन से? डीटी के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला, आईडीटी के अंदर कस्टम वगैरह वाला या फिर आईटीसी तक के चैप्टर्स, इनमें से किन्हीं को लो के आप कंप्लीट करो। तो इस तरीके से उसको थोड़ा जितना हो सके उतना करो। बाकी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ो, आपको फ्रेश माइंड से ज़्यादा पढ़ोगे तो वो अच्छा रहेगा। तो ये उसके बारे में बात हुआ। फिर आपको देखो आपको यहाँ पे क्या है ना, पहली बात तो कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करना है, यहाँ पे क्वेश्चन्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ मत करना। सिर्फ़ जो मार्क किए उनको रीड कर लेना, चल जाएगा आपका काम। फिर अब देखो ये जो मैं आपको गोल्डन टिप दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये पर्सनली मेरे को खुद से एक्सपीरियंस से मिली है मेरे को, एंड ये आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको 10 टू 15 मार्क्स पक्का इंक्रीज़ करेगी। एग्ज़ाम जिस दिन आपका है ना, उससे 3-4 आवर्स पहले आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना बंद कर देना। अब तक जो आपने पढ़ा ना डेढ़ दिन के अंदर, उसी के अंदर जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ट्रिकी पॉइंट्स थे, अमेंडमेंट्स वगैरह है, उन्हीं को आप उसको 3-4 आवर्स के अंदर या फिर 2-3 आवर्स जितना भी आप डिवोट कर सको, उसके अंदर आप पढ़ना। ये इस पीरियड के अंदर जो आप पढ़ोगे ना, वो आपको एग्ज़ाम के अंदर 100% याद आएगा। उसको आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने 2-3 घंटे पहले पढ़ा है, वो चीज़ आप थोड़ी भूलोगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ ज़रूर आप करना। ये लिटरली बोल रहा हूँ लाइफ़ सेविंग ट्रिक है आपको। बहुत हेल्प करेगा। करना मोस्ट पीपल नहीं करते, बट आपको करना है ये। ठीक है ना?
फिर ये कहता है कि लास्ट मिनट तक पढ़ना, बहुत बच्चे क्या है ना एग्ज़ाम से पहले ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा मेडिटेट करते हैं, वो करते हैं, नहीं यार, आप लास्ट मिनट तक पढ़ो, आपको पक्का वो हेल्प ही करेगा, ठीक है ना? नुकसान नहीं करेगा। जिस टाइम आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाके बैठ गए, वहाँ पे आप मेबी 5 मिनट्स देके आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, आँखें बंद करके आपको माइंड को काम डाउन करना रहेगा। फिर एमसीक्यू कब करना रहेगा, तो मेरा इसमें गोल्डन रूल रहता है कि 3 पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो भी आपको बेस्ट आते हैं, वो आप करो, उसके बाद में एमसीक्यू करो। इससे होता क्या है ना कि आप इतना लिखते हो आपको हाथ दर्द करने लग जाते हैं। उसके बाद जब आप एमसीक्यू करते हो थोड़ा आपको ब्रेक मिलता है, फिर आप अच्छे से वापस कर सकते हो, राइट? तो ये अपना पूरा स्ट्रैटेजी हो गया। इसके बाद क्या जो डीटी एंड आईडीटी का वो पेपर एनालिसिस वो भी मैंने डाला है सर्टिफाइड कॉपीज़ का, तो वो भी आप लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पूरा आईसीएआई का मार्किंग पैटर्न क्या रहता है, क्या एग्ज़ाम के अंदर आपको वो ध्यान रखने वाली बातें हैं, अल्टरनेटिव्स वगैरह का क्या मार्क्स मिलता है, नहीं मिलता, वो सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? बाय बाय।